हाय फ्रेंड्स। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ सेक्शन बी मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्लास 12 आईएससी एंड सीबीएसई सिलेबस का। एंड मोस्टली हम लोग इग्नोर कर देते हैं या भूल जाते हैं इस फैक्ट को कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती क्या है। क्लास 11 के सिलेबस में आप लोगों ने पढ़ा होगा थ्योरी में कि अकाउंटिंग के तीन फॉर्म्स होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मोस्टली डील करता है विद द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो बुक कीपिंग, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ा। उसके कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, गाइडलाइंस होती है, उसके कुछ स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो हम लोग शेयर होल्डर्स के लिए बनाते हैं, स्टेक होल्डर्स के लिए बनाते हैं। शेड्यूल 3 आपने इतना बड़ा याद किया, वो सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट होता है। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम लोग को हेल्प करता है फ्यूचरिस्टिक डिसीजन मेकिंग में। आपने सोचा होगा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग बनाते तो हैं, बट इनका एंड यूज क्या होता है, इनका एंड पर्पस क्या होता है, इनसे हम लोग एक्चुअल में वैल्यू क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, ये इतने बड़े बड़े डिसीजंस लेती कैसे है, तो वो सब मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू होता है। भैया इसका मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना नहीं सीखूंगा? एब्सोल्युटली नॉट। भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बना लिए, बट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो एक्चुअल वैल्यू एक्सट्रैक्ट होगी, जो डिसीजन मेकिंग की पावर आती है, वो हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सीखेंगे। एब्सोल्युटली यस। तो आई होप इट साउंड्स वेरी एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग, एंड इट इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर सबसे बड़ा पोर्शन होता है टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस। मतलब जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इतनी मेहनत से बनाए, उनको अब एनालाइज करने का टाइम शुरू हो चुका है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के जो टूल्स होते हैं उसमें चार पार्ट्स आते हैं: कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, रेशियो एनालिसिस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। रेशियो एनालिसिस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स अलग से चैप्टर्स है, उनके अलग वेटेज है, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉन्सेप्चुअल। बट ये तो दो पार्ट्स है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। दीज आर एब्सोल्युटली इजी एंड आर वेरी स्कोरिंग। इनफैक्ट इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन सॉल्विंग के साथ इस तरीके से कवर कराने की कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के बाद आपको वापस प्रैक्टिस करने की भी जरूरत ना पड़े। कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होता है भैया, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है। तो आइए बोर्ड की तरफ एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मैं बोलता हूं कि मेरी सेल्स है, 2 साल ले लेते हैं, लेट्स से 2024 एंड 2025। लेट अस से जो मेरी सेल्स थी 2024 में 500 रुपीज थी, राइट? एंड 2025 में मेरी सेल्स हो गई है 800 रुपीज। अब आपको याद होगा मैंने आपको एक चीज बताई थी कि शेड्यूल 3 में, रियल लाइफ में, हम लोग जो बैलेंस शीट देते हैं या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, तो उसके जस्ट बगल में हम लोग कंपेरेटिव प्रीवियस ईयर का भी देते हैं। क्यों देते हैं? अगर आपको याद हो, कंपेरेटिव पर्पसेस के लिए, ताकि इन्वेस्टर को पता चले आज मेरी एसेट 10 करोड़ की है तो पिछले साल 8 करोड़ की थी या 12 करोड़ की थी। ऐसे 10 करोड़ का फिगर देने से किसी को थोड़ी समझ आएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो कंपेयर करने के लिए हम लोग लास्ट ईयर का फिगर देते थे। तो सेम फॉर्मेट में, तो मैंने क्या किया, पिछले साल की सेल्स थी 500 रुपए, इस साल की सेल्स है मेरी 800 रुपया। तो आप मेरे को कोई भी कॉमन सेंस से बताएगा कि भैया कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है, कंपनी में 300 रुपए की सेल्स बढ़ गई, कंपनी में 300 रुपीज की सेल्स बढ़ गई। भैया 300 आपने कैसे निकाला? एकदम सिंपल, 800 माइनस 500। ये तो बहुत इजी है, बट फिर भी मैं आपके डाउट्स क्लियर कर देता हूं। अब सपोज एक लाइन में और खींच लेता हूं कॉस्ट की। अब कॉस्ट में मैं बोलता हूं मेरी पिछले साल कॉस्ट थी 200 रुपीज की, एंड इस साल मेरी कॉस्ट जो है हो गई है 300 रुपीज की। ओके, तो अब आप मेरे को बताइए मेरी कॉस्ट कितनी बढ़ गई? मेरी कॉस्ट 100 रुपीज से बढ़ चुकी है। कैसे निकाला मैंने? 300 माइनस 200 करके, एकदम सिंपल, एकदम इजी। तो अब आप बताइए, अगर आपके पास सेल्स है, अगर आपके पास कॉस्ट है, तो आप क्या नहीं निकाल सकते हैं कि 300 रुपीज आपका प्रॉफिट था पिछले साल में? अगर 300 रुपीज आपका पिछले साल प्रॉफिट था और इस साल आपका प्रॉफिट 500 हो गया है, तो आप तो डबल खुश हो गए, क्योंकि आपका प्रॉफिट भी 200 रुपीज से बढ़ गया। 200 कैसे निकाला? 500 माइनस 300, मैंने एकदम इजी कर दिया। तो अब आप मेरे को बताइए, कोई भी आदमी बाहर से, शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर, अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस देख रहा होगा, वो तो खुश हो जाएगा। क्यों? मेरा जो सेल्स है, यानी कि जो मेरा रेवेन्यू है, वो भी बहुत अच्छा बढ़ा है, मेरा जो प्रॉफिट है वो भी काफी अच्छा बढ़ा है, तो लोग खुश हो जाएंगे। बट ऐसा नहीं है। वहीं पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का गेम बदलता है। देखिए ये आपके स्कोप ऑफ सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो आप पढ़ रहे हैं, ये आप क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि आप इससे रियल लाइफ एग्जांपल्स को जोड़ सकें। इनफैक्ट इस वीडियो के एंड में मैं बहुत अच्छा एक रियल लाइफ सिनेरियो आपको दिखाऊंगा कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट से कैसे, अगर आप थोड़े से अवेयर रहेंगे, थोड़े से विजिलेंट रहेंगे, तो आप कैसे पोटेंशियल फ्रॉड से या आप कैसे पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट से बच सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अभी यहाँ पे आते हैं। अब आप मेरे को बताइए, आपको क्या लगेगा, यार इस कंपनी में सेल्स भी बढ़ रही है, प्रॉफिट भी बढ़ रही है, आप बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहां पे एक कॉलम और ऐड कर दिया, जिसको मैं बोलूंगा परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज चेंज का मतलब होता है चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। इसका फॉर्मूला क्या होता है? चेंज डिवाइडेड बाय
ओरिजिनल, मैंने आपके रेफरेंस के लिए फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया बोर्ड पे। अब चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल का मतलब क्या हुआ, 300 रुपया मेरा चेंज हुआ, 500 रुपया मेरा ओरिजिनल फिगर था। क्या बोला, 300 रुपया मेरा चेंज है, 500 रुपया मेरा ओरिजिनल फिगर था। तो 300 डिवाइडेड बाई 500 जब मैं करता हूं तो मेरा आंसर आता है 60%। इसका मतलब मेरा रेवेन्यू 60% से इंक्रीज हुआ है, मेरी सेल्स 60% से इंक्रीज हुई है। अब आप देखिए एट द सेम टाइम मेरी जो कॉस्ट है वो 200 रुपीज थी, वो 200 रुपीज से मतलब 300 हो गई, मतलब 100 रुपीज का चेंज आया। तो 100 डिवाइडेड बाई 200 मतलब 50% की मेरी कॉस्ट इंक्रीज हुई है। एंड आप देखिए यहाँ पे 200 डिवाइडेड बाई 300 विच गिव्स मी 66.6% का मेरा प्रॉफिट बढ़ा है। बोलिए हाँ या ना। तो अब आप मेरे को बताइए, आप जो इतना इजीली बोल दिए कि सेल्स बढ़ा प्रॉफिट बढ़ा, तो अब आप इसके अंदर बहुत ज्यादा इंक्वायरी कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये पर्टिकुलर फिगर्स क्यों चेंज हुए। मैं इसके ऊपर अभी ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करूंगा, वीडियो के एंड में मैं इसको अच्छे से डिस्कस करना चाहूंगा। तो आपको समझ आया कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है। मैंने अभी तक सिर्फ कंपैरेटिव डिस्कस किया है। तो भैया इस साल की फिगर तो देनी ही थी, पिछले साल की फिगर देनी, वो आपने शेड्यूल 3 में सिखा दिया। चेंज की मैंने कॉलम बना दी सिंपल, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर का। अच्छा हमेशा भैया इंक्रीज होगा जरूरी है, नहीं डिक्रीज भी हो सकता है। एंड फिर मैंने एक कॉलम एक्स्ट्रा ऐड किया परसेंटेज चेंज का, विच इज चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। अब आइए इसको समझते हैं। Comparative and common size statement. The tools for financial statement analysis. The tools for financial statement analysis includes comparative statements, common size statements, ratio analysis and cash flow statement. हम लोग इस चैप्टर में इन दोनों को कवर कर रहे हैं, ऑलरेडी डिस्कस्ड। Comparative statements show the increase, the decrease और द डिफरेंस एक ही बात है इन द फिगर्स ऑफ द करेंट ईयर एंड द प्रीवियस ईयर। एकदम सही है, करेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर के फिगर्स का जो डिफरेंस होता है वही आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स दिखाता है। एंड कितने टाइप के डिफरेंस दिखाता है, दो टाइप के डिफरेंस दिखाता है, एब्सोल्यूट चेंज एंड रिलेटिव चेंज। एब्सोल्यूट चेंज एंड रिलेटिव चेंज। एब्सोल्यूट चेंज का मतलब जो आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया नॉर्मल चेंज का कॉलम, ये रहा चेंज का कॉलम। एंड परसेंटेज चेंज का मतलब ये रहा जो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया। तो भैया ये तो बहुत इजी स्टेटमेंट था। हाँ ये तो बहुत इजी है, मैं तो आपको बता रहा हूँ। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, इस टॉपिक को खत्म करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग, अच्छा इस क्वेश्चन के सोर्स क्या है, आईएससी सीबीएसई के कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक्स एंड आपकी प्रिस्क्राइब बुक्स फ्रॉम आईएससी एंड सीबीएसई। Illustration 11. From the following information, prepare a comparative statement of profit and loss. कंपनी का नाम नहीं है तो इन द बुक्स ऑफ डॉट 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 मैंने पहले से फॉर्मेट बना के रेडी रखा है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द इयर्स एंडेड 31 मार्च डैश एंड डैश, वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। एक चीज और, अगर आप इस वीडियो के ऊपर डायरेक्टली आए हैं तो एक चीज आपको जानना जरूरी है कि भैया what do you need to know before starting this chapter? The answer is schedule 3. अगर आपका शेड्यूल 3 वीक है, अगर आपको शेड्यूल 3 में डाउट है, प्लीज इस वीडियो को बंद कीजिए, पहले शेड्यूल 3 को समझ के आइए। ओनली इन दैट केस आपको ये वीडियो ज्यादा सेंस बनाएगा। चलिए वापस आ जाते हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। तो सबसे पहली लाइन क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। बट देखिए इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है, रेवेन्यू फ्रॉम अदर ऑपरेशंस इज अ परसेंटेज ऑफ अदर इनकम, इज अ परसेंटेज ऑफ अदर इनकम। मतलब अगर अदर इनकम 100 रुपए है, अगर अदर इनकम मेरी 100 रुपए है, तो मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 250% है 100 रुपए का, मतलब 250 रुपया हो जाएगा। मतलब मेरे को अगर अदर इनकम पता होगी तो ही मैं निकाल पाऊंगा कि मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है। तो चलिए पहले एक काम करते हैं, एक लाइन लिख देते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड यहां पे ब्लैंक छोड़ देते हैं। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं अदर इनकम। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं अदर इनकम। अदर इनकम मेरे को क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, क्या है अदर इनकम, 4,80,000 एंड 4 लाख रुपीज। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 4,80,000 एंड 4 लाख रुपीज। मैं एक बार जूम आउट कर देता हूं ताकि बोर्ड आपके लिए कटे ना जी। तो अब आप मेरे को बताइए 80,000 रुपीज का चेंज आया, विच इज अ 20% चेंज। अब देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है दैट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का 250% मेरे को निकालना है अदर इनकम का। तो 4,80,000 का आप 250% करेंगे तो आपका आंसर आएगा कैलकुलेटर पे 12 लाख रुपया। 4 लाख का अगर आप करेंगे तो 10 लाख रुपया, मतलब 2 लाख रुपए का एब्सोल्यूट चेंज है, 12 लाख माइनस 10 लाख विच इज अगेन 20% का चेंज या डिफरेंस, वैसे हो सकता है परसेंटेज चेंज। पॉइंट नंबर 3 क्या होता था, टोटल इनकम, आपको याद होना चाहिए टोटल इनकम 1+2 तो ये हो गया 16,80,000 रुपया, ये हो गया 14 लाख रुपया। तो मेरा डिफरेंस हो गया 2,80,000 रुपए का। तो 2,80,000 रुपया डिवाइडेड बाई 14 लाख इज इक्वल टू 20% वन सेकेंड। बाय द वे ये कोइंसिडेंस है कि तीनों फिगर सेम आई है, राइट।
अब फोर्थ फिगर आता है एक्सपेंसेस का, फोर्थ पॉइंट आता है एक्सपेंसेस का। अब एक्सपेंसेस तो बहुत सारे होते हैं, अगर आपको याद नहीं हो तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। एक्सपेंसेस तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंटरी, वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स। तो ये 6 तरह के एक्सपेंस होते हैं, सातवां अदर एक्सपेंस हो गया, राइट। बट इस क्वेश्चन में देखिए कितने टाइप के एक्सपेंसेस गिवन है। इस क्वेश्चन में खाली 2 टाइप के एक्सपेंसेस गिवन है। क्या क्या? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। मतलब अगर मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मेरे को पता है तो उसका पार्ट ही मेरे को बनाना है, राइट। तो चलिए मैं एक काम करता हूं, हेडिंग देता हूं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, हेडिंग देता हूं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब देखिए क्या क्या गिवन है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में लिखा हुआ है 55% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, 60% फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो 12 लाख रुपीस का 55% अगर मैं करता हूं तो मेरा आंसर आता है 6,60,000 रुपीज। एंड 10 लाख का अगर मैं 60% करता हूं तो मेरा आंसर आता है 6 लाख रुपीज। सो मेरा 60,000 रुपीज का चेंज है, विच इज अ 10% इंक्रीज। अभी तक सब कुछ इंक्रीज ही हो रहा है। अदर एक्सपेंसेस में देखिए क्या गिवन है। अदर एक्सपेंसेस इज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, 20% एंड 10%। बस ये याद रखिएगा 20 एंड 10%। मतलब अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का 20%, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का 10%। तो मैं बोल सकता हूं अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस इज इक्वल टू 20% था ना, तो 1,32,000 एंड 10% था मतलब 60,000 रुपीज। मतलब मेरा चेंज है 72,000 रुपीज का। तो मेरा चेंज हो गया 120% का, क्योंकि फॉर्मूला सेम है, 60,000 डिवाइडेड बाई 72,000। तो आइए टोटल एक्सपेंसेस देख लेते हैं। टोटल एक्सपेंसेस कितने होते हैं? एक ठीक है, टोटल एक्सपेंसेस ही करना है। तो मैं बोल सकता हूँ 7,92,000, 6,60,000, विच इज इक्वल टू 1,32,000 का मेरा चेंज है, विच ट्रांसलेट्स इनटू 20%। आई थिंक यस, 20% का मेरा इंक्रीज है टोटल एक्सपेंसेस में। फिफ्थ लाइन आइटम होता है मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसका फॉर्मूला होता है 3 - 4। तो मैं बोल सकता हूं मेरा टोटल इनकम था 16,80,000 रुपया, मेरा टोटल एक्सपेंसेस है 7,92,000, तो मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया 8,88,000 रुपीज का। और यहाँ पे 14 लाख रुपया माइनस 6,60,000, तो 7,40,000 मेरा पिछले साल का प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया। तो मेरा चेंज है 1,48,000 रुपीज का, जिसका मतलब है मेरा 20% प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंक्रीज हुआ है। ये कोइंसिडेंटल है कि यहाँ पे सारे फिगर्स इतने कन्वीनियंटली आ रहे हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है, फिगर्स अलग अलग भी आ सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको एक अच्छा प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा। टैक्स के बारे में कुछ बोला है जी, टैक्स है 30%, क्वेश्चन में मेंशन्ड है। तो मैं टैक्स एट द रेट 30% कैलकुलेट कर लेता हूँ। 8,88,000 का 30% अगर मैं करूँ तो निकल के आता है 2,66,400 रुपीज। एंड यहाँ पे आएगा 2,22,000 रुपीज। ओके, सो 44,400 रुपीज, विच इज 20% अगेन। तो लास्ट फिगर आपका आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर आपको याद हो तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है आपका 5 - 6, वेरी सॉरी 5 - 6। तो यहाँ पे आप फिगर्स कैलकुलेट करेंगे, 8,88,000 माइनस 2,66,400, इट कम्स आउट टू बी 6,21,600 माइनस 5,18,000 रुपया माइनस 621600, तो 103600, जिसको अगर आप चेक करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 20% वंस अगेन। तो ये अपना पूरा एक क्वेश्चन हो गया। ये 3 से 4 मार्क्स या 5 मार्क्स के लिए आ सकता है। इसमें आपको जानना क्या है, आपको शेड्यूल 3 का फॉर्मेट याद होना चाहिए, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज निकालना इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। ओके, तो ये आपका एक पूरा कंपैरेटिव स्टेटमेंट का क्वेश्चन भी हो गया, एकदम इजी था, इसमें कुछ डिफिकल्टी आपको होनी नहीं चाहिए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, व्हाट इज कॉमन साइज स्टेटमेंट, व्हाट इज कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो देखिए पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। कॉमन साइज स्टेटमेंट्स कंसिडर वन फिगर एज अ बेस
Example, revenue from operations, balance sheet totals, and then show or express all other figures with respect to the base. पहली बात, ये बुक का डेफिनेशन नहीं है, मैंने खुद से लिखा है. देखिए, मैं आपको ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं. ठीक है, अब लेटेस्ट से आपके इन्वेस्टर्स, या पहली बात तो इन्वेस्टर्स के लिए है ही नहीं, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो रही है. अब आपके मैनेजमेंट को ये देखना है कि सपोज आपके 3 खर्चे होते हैं. आप सपोज चिप्स बनाने की फैक्ट्री चला रखे, ठीक है, आपने चिप्स बनाने की फैक्ट्री डाल रखी है. एक एग्जांपल मैं बताता हूँ. अब चिप्स के अंदर आपका एक्सपेंसेस हो गया, एक हो गया पोटैटो का रॉ मटेरियल हो गया ये आपका, एक हो गया आपका मशीनरी का, मतलब जो मशीनरी का मेंटेनेंस है या डेप्रिसिएशन लगा लीजिए, मशीनरी का जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस होता है, और आपकी जो सैलरी जाती है एम्प्लॉइज की. ठीक है, ये 3 तरह के एक्सपेंसेस है. अब आपका मैनेजमेंट कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स में इंटरेस्टेड नहीं है. आपका मैनेजमेंट आपको ये बोलता है कि भैया आप मुझे ये बताइए कि सेल्स का कितना परसेंट रॉ मटेरियल यूज हो जाता है, सेल्स का कितना परसेंट डेप्रिसिएशन है, सेल्स का कितना परसेंट मेरा सैलरी है. सैलरी कहां जाएगा? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में. आपको याद होना चाहिए एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस. तो सेल्स के रूप में मुझे सबको परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है. एग्जांपल वापस, लेट अस से मेरे सेल्स है 500 रुपया. ठीक है, मेरा रॉ मटेरियल कॉस्ट है 60 रुपीज. तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, 60 डिवाइडेड बाई 500 मतलब 12%. मतलब मेरा रॉ मटेरियल कॉस्ट इज 12% ऑफ सेल्स. सपोज मेरा डेप्रिसिएशन निकल के आता है 40 रुपीज का, तो मैं क्या बोलूंगा, 8% ऑफ सेल्स इज डेप्रिसिएशन. सपोज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में बोलता हूं 150, तो मैं बोल सकता हूं 30% ऑफ माई सेल्स इज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस. आपको समझ आए? मतलब मैंने क्या किया, सारे फिगर्स को, जितने भी फिगर्स है उनको एक बेस मान लिया. कोई भी एक बेस मान सकते, क्वेश्चन में मेंशन रहता है. अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो भैया क्या करेंगे, अगर आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं तो फर्स्ट लाइन आइटम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस वही आपका बेस होगा. अगर आप बैलेंस शीट में कॉमन साइज बना रहे हैं तो आपका बेस होगा बैलेंस शीट का टोटल. मैं आपको एक बार लिख के बता देता हूं. अगर आप एसओपीएल बना रहे हैं तो आपका बेस होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं. अगर आप बैलेंस शीट बना रहे हैं तो आपका बैलेंस शीट का जो टोटल होता है, चाहे एसेट साइड का या लाइबिलिटी साइड का, वो आपका बेस होना चाहिए. ठीक है, मोस्टली देखिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग मोस्टली, मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूं, रियल लाइफ में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ही यूज होती है. ठीक है, बैलेंस शीट में बहुत रेयरली यूज होती है. एनीवेज, अब देखिए आपको एक बेस बनाना है और बेस के हिसाब से आपको कैलकुलेट करके परसेंटेज के रूप में उसको प्रेजेंट करना है. ठीक है, तो देखिए अब एक लाइन वापस पढ़ने की कोशिश कीजिए. कॉमन साइज स्टेटमेंट कंसीडर वन फिगर एज अ बेस एंड देन शो और एक्सप्रेस ऑल अदर फिगर्स विद रिस्पेक्ट टू द बेस. एकदम तो सही लाइन लिखी हुई है. ठीक है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट इंक्लूड बोथ बैलेंस शीट एज वेल एज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. आपको ऑलरेडी पता है. तो चलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं. ठीक है, अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस तो हैं ऐसे, चलिए मैं आपको एक एक करके दिखाता हूं. ठीक है, इसमें अपने को ज्यादा टाइम लगेगा नहीं. मैं आपको एक सिंपल तरीके से दिखाता हूं कि कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनता कैसे है. ठीक है, ठीक है, यहां पे एक क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को अभी बाद में देखेंगे, पहले एक बार इसका फॉर्मेट देख लीजिए. जैसे आपने 2 साल के फिगर लिखे हुए, एंड इट इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. ठीक है, तो इसमें चेंज का कोई कॉलम नहीं है. अगर इसमें चेंज का कॉलम नहीं है तो परसेंटेज चेंज का कोई कॉलम नहीं है, तो वो 2 कॉलम ब्लैंक नहीं रहेंगे. उन 2 कॉलम की जगह ये आ जाएगा परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, एंड जो आपका एब्सोल्यूट अमाउंट्स आपने पहले से लिखे थे वो आ जाएंगे एज इट इज. ठीक है, आई होप इट इज वेरी इजी एंड वेरी, मतलब आई शुड से वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ठीक है, चलिए देखिए अब मैं एक काम करता हूं, आपको एक बार करके ही दिखा देता हूं प्रैक्टिस. ठीक है, just a second. There is some glitch. Just a second. हाँ, देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने एक और फॉर्मेट छाप लिया है. ठीक है, आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, आपको लाइन खींचनी पड़ेगी. ठीक है, बाय द वे यहाँ पे आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे थे तो आपको ये वर्ड्स लिखने पड़ेंगे, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. एंड आप लोग जिस साल के लिए बना रहे थे 2020 एंड 2019, वो भी आपको लिखना जरूरी है. ठीक है, 2020, 2019, 2020 एंड 2019. ठीक है, लेकिन अब मैं कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो अब मैं कॉमन साइज लिखूंगा. तो मैं यहां पे लिखूंगा कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. क्या साल है क्या है एक बार देख लेते हैं. मैं इस क्वेश्चन पे हूं. ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहा हूं. एमेच्योर लिमिटेड 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2020, वेरी सॉरी, हाँ
31 मार्च 2023। तो इसमें क्या किया इन्होंने, कोई दूसरा साल दिया ही नहीं है, इन्होंने खाली एक ही साल की मेरे को फिगर दे रखी। ठीक है, उस तरीके से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, आ जाते हैं। या फिर एक काम करें, चलिए इसी को करते हैं। ठीक, ठीक है। मैं एमेच्योर लिमिटेड बाद में मतलब एमेच्योर लिमिटेड यहाँ पे नहीं डिस्कस करूंगा, पहले मैं एमेच्योर लिमिटेड यहाँ पे ही डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 250% ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। बाप रे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस कहाँ है? आइए एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस पे आ जाते हैं। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस मेरे को क्वेश्चन में गिवन है 6 लाख रुपए के। तो अगर मेरे को एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 6 लाख रुपए के हैं, तो उसका 250% अगर मैं करने जाऊंगा तो 6 लाख रुपए का 250% 15 लाख रुपया। तो मैं क्या बोलूंगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 15 लाख रुपया। ठीक है, ये फिगर हो गया। तो एज अ परसेंटेज आप बताइए कितना रुपया होगा? 100%, क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ही मेरा बेस होता है। बिकॉज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मेरा बेस होता है, तो 100% का 100% होगा। चलिए नेक्स्ट लाइन, अदर इनकम है इस क्वेश्चन में। अदर इनकम, हाँ ये रहा अदर इनकम। अदर इनकम में क्या लिखा हुआ है? 3 लाख रुपया। तो मैं लिखूंगा अदर इनकम, कितना? 3 लाख रुपया। आइए, तो अदर इनकम 3 लाख रुपया, तो 3 लाख डिवाइडेड बाई 15 लाख, क्योंकि मेरा बेस है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20%। ठीक है, तो अब मैं बोलूंगा टोटल इनकम। तो टोटल इनकम इज इक्वल टू 18 लाख रुपया। तो 18 लाख डिवाइडेड बाई 15 लाख 120% हो जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल, एकदम इजी। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं एक्सपेंसेस के ऊपर। मैं वापस बोल रहा हूं, आपको शेड्यूल 3 का फॉर्मेट याद होना चाहिए। पहला, परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, मेरे को ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, मैं थोड़ा सा विदाउट फॉर्मेट बना रहा हूं ताकि मैं फटाफट आपको क्वेश्चंस कवर करा सकूं। 2,50,000 रुपीज, तो 2,50,000 रुपीज डिवाइडेड बाई 15 लाख रुपीज कम्स आउट टू बी 16.67%। ठीक है, नेक्स्ट, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस मेरे को ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 6 लाख रुपीज, तो 6 लाख डिवाइडेड बाई 15 लाख विच इज इक्वल टू 40%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है। तो अगर आपको याद होगा, ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर दोनों का डिफरेंस निकालने तो क्या निकल जाता है? चेंजेस इन इन्वेंट्री। तो उसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। यूजुअली हम लोग क्लोजिंग माइनस ओपनिंग बोलते हैं, बट शेड्यूल 3 में इट्स उल्टा, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। तो 80,000 रुपीज माइनस 1,55,000 रुपीज इज 75,000 रुपीज। तो मैं बोलूंगा चेंजेस इन स्टॉक या इन्वेंट्री जो भी, इट्स 75,000 रुपीज। ठीक है, तो 75,000 डिवाइडेड बाई 15 लाख रुपीज इज इक्वल टू 5%। ओके, इट कम्स आउट टू बी 5%। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन मेरे को गिवन है, लेकिन डेप्रिसिएशन का अलग लाइन आइटम नहीं होता। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक सिंगल लाइन आइटम होता है। तो इन दोनों को मैं ऐड करूंगा 90,000। तो मैं बोलूंगा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन 90,000। तो 90,000 डिवाइडेड बाई 15 लाख रुपीज कम्स आउट टू बी 6%। एकदम सिंपल। एंड लास्टली क्या बचा? 10% डिवेंचर्स है। अब आप बोलेंगे भैया 10% डिवेंचर्स तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, बट यहाँ पे एक अच्छा बुद्धि आप लोग लगा सकते हैं। अगर आपका 6 लाख रुपए का डिवेंचर है फेस वैल्यू, एंड 10% उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आपने 60,000 रुपीज इंटरेस्ट पे किया होगा ड्यूरिंग द ईयर, तो वो आपका फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट हो जाता है। ये सारी चीजें मैंने इशू ऑफ डिवेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स के वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। तो फाइनेंस कॉस्ट आपका 60,000 रुपीज आ जाएगा। 60,000 रुपीज इज how much? I think 4%. Yeah, it's 4%. ओके, और कोई चीज जो हम लोग भूल रहे हैं? नहीं, हमने सारे आइटम्स को कवर कर लिया है। ठीक है, तो अब आप बताइए टोटल एक्सपेंस कितना हो रहा है? तो टोटल एक्सपेंस आई थिंक 2.5 लाख रुपया प्लस 6 लाख रुपया प्लस 75,000 प्लस 90,000 प्लस 60,000 comes out to be 10,75,000 rupees. तो 10,75,000 divided by 15 लाख रुपीज comes out to be 71.67%। ठीक है, अब मेरे पास टोटल इनकम है, मेरे पास टोटल एक्सपेंसेस है, तो मैं निकाल सकता हूं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैसे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालूंगा मैं? प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया आपका टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस। तो 18 लाख रुपया माइनस 10,75,000 रुपया इज इक्वल टू 7,25,000। अब इसको कीजिए डिवाइडेड बाई 15 लाख, तो आपका निकल के आएगा 48.33%। ठीक है, 48.33%।
अब इसमें टैक्स जोड़ लीजिए, टैक्स घटा लीजिए, वेरी सॉरी। तो टैक्स आपका 20% क्वेश्चन में मेंशन है, तो इट कम्स आउट टू बी 1,45,000। इसको कर लीजिए डिवाइडेड बाई 15 लाख रुपीज, सो इट इज 9.67%। तो आपका फाइनल फिगर आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 5,80,000 रुपया, और इसको अगर आप चेक करेंगे इट इज 38.67%। एंड दैट इज हाउ द क्वेश्चन एंड्स। एकदम इजी था। एंड ये आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बैंक्स में से मैंने जितने क्वेश्चंस मिले वो निकालने की कोशिश की है। तो ये आपका एकदम सिंपल तरीका है कि हम लोग किस तरीके से कॉमन साइज स्टेटमेंट को बनाते हैं। आई एम वेरी सॉरी अगर वीडियो की वजह से कट रहा था, तो देखिए मैंने अभी इसको जूम आउट कर लिया। तो मैंने क्या करने की कोशिश की है, मैंने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को बेस बनाया है, फिगर्स मैंने नॉर्मली कैलकुलेट किए जैसे मैं कॉमन सेंस में कैलकुलेट करता, एंड फिर उसके बाद मैंने उनको एज अ परसेंटेज एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। ये वन ऑफ द रेयर क्वेश्चन है जहां पे खाली 1 साल का डेटा गिवन है, वरना यूजुअली 2 साल का डेटा गिवन होता है, ठीक है, फॉर एटलीस्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। बट जैसा क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट होगा हम लोग उस हिसाब से अडेप्ट कर लेते हैं खुद को, ठीक है। अच्छा, अब मैं रफली आपको ये भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, एरियल लिमिटेड प्रोवाइड्स यू विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एज एट 31 मार्च 2024। कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में नेगेटिव बैलेंस है, मतलब लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, जनरल रिजर्व है, बैंक लोन है, वर्किंग कैपिटल है, टोटल एसेट्स है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कॉमन साइज बैलेंस शीट। आप इसको हल्के में लेने की कोशिश मत कीजिएगा। ये एक्चुअली चैप्टर आपका मतलब क्या बोल सकता हूं मैं, कॉमन सेंस टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है रेशियो एनालिसिस के साथ। मतलब अगर आपको रेशियो एनालिसिस का चैप्टर आता होगा तो ही आप इस सम को थोड़ा सा अच्छे से टैकल कर पाएंगे, क्योंकि आप खुद ही देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में 2-3 पॉइंट्स है जो बहुत अच्छे हैं और बहुत इंट्रिकेट है। पहली बात, क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन है टोटल एसेट इज इक्वल टू 6 लाख रुपीज। मतलब मेरे को ऑलरेडी बेस जो बनाना था, बेस तो मेरा बनी गया 6 लाख रुपए का, राइट, बट मुझे बनानी है बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट बनती है शेड्यूल 3 के फॉर्मेट से, 2/3 ऑफ विच आर नॉन करेंट। मतलब इस 6 लाख रुपए में, ओके मैं एक काम करता हूं, जस्ट अ सेकेंड। देखिए इस क्वेश्चन में मेंशन्ड है जो मेरे टोटल एसेट्स है वो 6 लाख रुपए के हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें से 2/3 जो है वो नॉन करेंट है, मतलब वो मेरे नॉन करेंट एसेट है। तो मतलब 4 लाख रुपए के मेरे नॉन करेंट एसेट हो गए। तो जो मेरा 1/3 बचा हुआ हुआ वो मेरा करेंट एसेट हो गया, मतलब 2 लाख रुपए के मेरे करेंट एसेट्स हो गए, एकदम सिंपल। अच्छा, उसके बाद क्या गिवन है, वर्किंग कैपिटल इस क्वेश्चन में मेंशन है 50,000 रुपए का। अगर आप लोग को याद हो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला रेशियो एनालिसिस में हम लोग पढ़ते हैं, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी, करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन है 50,000, करेंट एसेट आपको पता चल गया 2 लाख रुपया, तो आप ऑटोमेटिकली करेंट लाइबिलिटी निकाल सकते हैं। तो करेंट लाइबिलिटी का आंसर आपका निकल के आएगा 1,50,000 रुपीज का, करेक्ट। तो आपको करेंट एसेट भी मिल गया, करेंट लाइबिलिटी भी मिल गया। अब देखिए आपको बाकी लाइबिलिटीज के बारे में गिवन है, बैंक लोन इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज, जनरल रिजर्व इज इक्वल टू 1,50,000, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज इक्वल टू -1 लाख। तो अब ये हो गया आपका नॉन करेंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग, और ये दोनों आपका चला गया शेयर होल्डर्स फंड्स, रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर में, करेक्ट। एंड कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हुआ, कैपिटल एम्प्लॉयड आपका रेशियो एनालिसिस में जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था उसके बेसिस पे आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन को अभी यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश इसीलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज रेशियो एनालिसिस अगर आपने पढ़ा होगा तो ही आपको ये पार्ट समझ आएगा। तो जो इस क्वेश्चन में कंफ्यूजिंग पार्ट था कि भैया करंट एसेट कैसे निकलता, करंट लाइबिलिटी कैसे निकलता, तो वो बेसिकली इंटरप्ले था इन दोनों पॉइंट्स का, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। बाकी अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कॉमन साइज बैलेंस शीट के एग्जांपल्स बहुत कम मिलते हैं इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया था। चलिए फाइनली आते हैं एक अच्छा क्वेश्चन के ऊपर, फिल इन द मिसिंग फिगर्स वाला। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आने पे बहुत बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही सिंपल तरीका था, परसेंटेज फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको पता होना चाहिए। तो आप मेरे को बताइए 36 लाख रुपया 45% है, 45% किसका है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का, राइट। सो लेट द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बी, लेट द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बी एक्स। तो क्या मैं बोल सकता हूं एक्स का 45% इज इक्वल टू 36 लाख रुपया, एक्स का 45% इज इक्वल टू 36 लाख रुपया। तो मेरा आंसर कितना हो गया, 80 लाख रुपया। तो मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, 80 लाख रुपया, एकदम सिंपल। सेकेंड पार्ट में देखिए क्या गिवन है, 24 लाख रुपया इज माई 40%। तो 24 लाख रुपया इज माई 40%। तो लेट द, एक मिनट, लेट द रेवेन्यू फ्रॉम, ये किसका है 2024-25 का था,
ठीक है। अब वापस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को आप पकड़ लीजिए y 2023-24 का। तो क्या मैं बोल सकता हूँ y का 40% इज इक्वल टू 24 लाख रुपया। तो y इज इक्वल टू 60 लाख रुपया। तो मैं बोल सकता हूँ इट इज 60 लाख रुपया। एंड दोनों केस में ये 100% होगा एंड 100% होगा, क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस तो खुद ही का बेस होता है। अब जैसे ही आपको ये दोनों फिगर मिले, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और दोनों साल का 2024-25 एंड 23-24 का, अब आप लाइन से सारे फिगर्स को फिल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे परसेंटेज मेरे को गिवन है 15% एंड 20%। तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपका आंसर आएगा 12 लाख रुपया। यस, यहाँ पे आपका आंसर आएगा 12 लाख रुपया। एंड यहाँ पे आंसर आएगा आपका वापस 12 लाख रुपया, बिकॉज दिस इज 20% ऑफ 60 लाख एंड दिस इज 50% ऑफ 80 लाख। वापस 5%, 5%, तो 5% के हिसाब से कीजिए 4 लाख रुपया एंड 5% विच इज इक्वल टू 3 लाख रुपया। यहाँ पे 4 लाख और 6 लाख ऑलरेडी मेंशन्ड है, तो आप परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज 5%, मतलब 4 लाख डिवाइडेड बाई, मैंने क्या किया, अगर आप कंफ्यूज हो रहे तो एक बार बता ही देता हूँ। चलिए, मैंने सिंपली ये किया 4 लाख डिवाइडेड बाई 80 लाख, तो 5% आ गया। एंड सिमिलरली 6 लाख डिवाइडेड बाई 60 लाख, तो मेरा आंसर आएगा 10% का, एकदम सिंपल। ठीक है। अच्छा, अब ये सारे फिगर्स टोटल एक्सपेंसेस को ऐड करना तो बहुत ही ईजी है। 36 प्लस 12 48, 48 प्लस 8 इज इक्वल टू 56 लाख। ठीक है। तो 56 लाख एंड यहाँ पे कितना होगा, 24 12 36, 36 प्लस 9 इज 45 लाख। अब आप इसका परसेंटेज निकाल सकते हैं। सो दिस कम्स आउट टू बी 70% एंड दिस कम्स आउट टू बी 75%। ओके, अपने आप निकल गया। अच्छा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दोनों को माइनस कर दीजिए, आपको ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाएगा। तो आपका आंसर होगा 24 लाख रुपया विच इज 30%, एंड यहाँ पे 15 लाख रुपीज विच इज 25%। ठीक है। उसमें टैक्स आपको माइनस करके बता दिया है, तो अगेन परसेंटेज निकालना आपको आता है। सो दिस इज अराउंड आई गेस 9% एंड दिस इज अराउंड 5% आई गेस, वेट, हाँ दिस इज 5%। ओके, तो आपके लास्ट के फिगर्स कितने होंगे, दिस इज 24 लाख रुपया, मेरा मेंटल मैथ्स इज गॉन, इज 16,80,000 रुपीज, 16,80,000 रुपीज। एंड यहाँ पे 12 लाख रुपया। ठीक है, 12 लाख रुपया। तो ये कमाएगा 21% एंड ये आएगा आपका 20%। ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन था जो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता था। तो इसी तरीके से हमने 3 क्वेश्चंस फुल फ्लेजेड डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी। कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस के, बहुत ही इजी चैप्टर है जैसा अभी आपको समझ आ रहा होगा। मगर इस चैप्टर में मेरे को कुछ आपके साथ इंटरेस्टिंग डिस्कस करना था इन द लास्ट पार्ट विच इज आपका प्रैक्टिकल रियल लाइफ सिनेरियो। तो चलिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल रियल लाइफ सिनेरियो दिखाने की कोशिश करता हूँ। पहली बात, लेट अस से मैं एक एग्जांपल वापस बनाता हूँ 2020-2021। ठीक है। आपकी जो सेल्स है वो 500 रुपए थी। अब लेट अस से वो 500 रुपए से बढ़ के 600 रुपए हो गई, नहीं 700 रुपए हो गई है। ठीक है। तो आपका जो चेंज है वो 200 रुपए का आया। तो आपका जो परसेंटेज चेंज है वो आया 40% का। राइट, वेरी इजी। फिर आपने कॉस्ट देखा, तो लेटेस्ट से आपका कॉस्ट 200 रुपया था। ठीक है। एंड इस साल लेटेस्ट से आपका कॉस्ट हो चुका है 300 रुपया। ठीक है। तो आपका चेंज आया 100 रुपए का विच इज अ 50% का चेंज। करेक्ट। तो अब यहाँ पे प्रॉफिट निकल के आएगा 300 रुपए, यहाँ पे प्रॉफिट निकल के आएगा 400 रुपया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके। तो आपका 100 रुपए का मेरा इंक्रीज हुआ विच इज अ 33.33% का चेंज। मैनेजमेंट अकाउंटिंग पता है आपको क्या सिखाता है? अब आप अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लेंस से देखेंगे तो आप खुश हो जाएंगे कि भैया मेरा पीबीटी पिछले साल के कंपैरिजन में बढ़ा है, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मेरी सेल्स पिछले साल के कंपैरिजन में बढ़ी है, हम लोग बल्ले बल्ले करेंगे। बट आपको पता है, अगर मैं या आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग को ध्यान से पढ़े तो आपको समझ आएगा कि ये क्वेश्चन, कि ये जो सिचुएशन है कंपनी की वो खराब है। क्योंकि आप देखिए, आपका रेवेन्यू बढ़ा है 40% से, आपकी कॉस्ट बढ़ गई 50% से। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ये जो क्यों वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, व्हाई इज दिस हैपनिंग, उसी को हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं। इसका एक बहुत बड़ा पार्ट होता है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस। ये जो बहुत बड़ी कंपनीज में रोल्स हो गए हैं एफपीएनए के, जहां पे लिटरली हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं ना, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि प्राइसेस बढ़ क्यों रहे हैं, ये कॉस्ट बढ़ क्यों रही है कंपनी के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं चिप्स बनाता हूं, मैं लेस की कंपनी हूं। अब लेस का हेडक्वार्टर लेट्स से बैंगलोर में, दिल्ली में, बॉम्बे में कहीं पे भी होगा। वहां पे वो क्या सारे प्लांट्स के अंदर जा जाके देखेगा वहां पे क्या बढ़ रहा है क्या नहीं बढ़ रहा है। उसके पास तो लास्ट
में फिगर्स आएंगे कि टोटल सेल्स कितनी हुई, टोटल कॉस्ट कितनी हुई, तो अब वो एनालिसिस करने की कोशिश करेगा कि क्या हुआ। जैसे 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 फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने क्या देखा, यहाँ पे उसने क्या देखा कि भैया ये जो देखो मेरी जो सेल्स है वो 40% से बढ़ी। तो ये मेरी सेल्स 40% से क्यों बढ़ी, इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। क्या मेरा जो प्राइस है, क्या मेरा जो प्राइस है वो इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, क्या जो मेरी क्वांटिटी है वो इंक्रीज या डिक्रीज हुई है। क्योंकि हो सकता है आपने प्राइस नहीं बढ़ाया हो, आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई होगी, कोई भी रीजन से आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई। फॉर एग्जाम्पल डांडिया के स्टिक्स इन गरबा सीजन, तो आपकी प्राइस सेम रहेगी बट आपकी डिमांड अचानक हाई होगी, क्या उसकी वजह से मेरी सेल्स बढ़ी, या मेरी सेल्स तो सेम क्वांटिटी की रही या गिर गई, मैंने प्राइस ऊपर बढ़ा दिया। राइट, तो इसके अंदर फिर और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, प्राइस बढ़ाया तो क्यों बढ़ाया, किस मार्केट में बढ़ाया, क्या लॉजिक था, क्या उससे बेनिफिट हुआ। राइट, सिमिलरली लेट अस से अगर आप कॉस्ट के अंदर है, जैसे हाँ, सिमिलरली लेट अस से आप कॉस्ट के अंदर है तो आपकी कॉस्ट 50% बढ़ गई। तो आपकी कॉस्ट 50% क्यों बढ़ी, आप वापस से सोचने की कोशिश करेंगे। सपोज आपका क्वांटिटी ज्यादा बिका या ज्यादा बनाया, तो आपकी क्वांटिटी की वजह से आपको चेंज आया, तो इसीलिए आपका कॉस्ट बढ़ा या घटा। अब इसके अंदर एक और क्वेश्चन आ सकता है कि भैया आपने यूजुअली 500 यूनिट्स बनाते हो, 500 यूनिट्स बनाते हो, आपने 700 यूनिट्स बना ली, इसीलिए आपकी कॉस्ट बढ़ गई, लेकिन आपकी सेल तो ज्यादा बढ़ी नहीं। 50% कॉस्ट के हिसाब से आपकी सेल्स तो 40% ही बढ़ी। तो ये जो बचा हुआ अमाउंट है, क्या ये आपके क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा है कि नहीं। अगर आपके क्लोजिंग स्टॉक में नहीं पड़ा है तो इसका क्या हुआ, क्या ये सामान बनाते बनाते खराब हो गया, स्क्रैप हो गया, क्या ये चोरी हो गया, क्या यहाँ आग लग गई। आप सोच पा रहे हैं कितना इंटरेस्टिंग एंड कितना एक्साइटिंग फील्ड है ये, जहां पे आपको इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर करना पड़ता है कि एक एक फिगर किस तरीके से मूव कर रहे हैं। तो आपको एक्चुअल में समझ आता है कि एक बिजनेस में किस तरीके से फिगर्स मूव करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप अभी देखिए, खाली इन 3 क्वेश्चंस, मैंने खाली 3 क्वेश्चंस लिखे हैं बोर्ड में, इतने सारे टॉपिक्स कवर हो गए, सेल्स, प्राइस, इकोनॉमिक्स, क्वांटिटी, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का इंपैक्ट आपने कभी सोचा, देखिए यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का इंपैक्ट आ गया। तो इस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनालिसिस जो कंपैरेटिव एंड कॉमन सेंस स्टेटमेंट के रूप में होता है, उसको यूज करते हैं हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, ताकि मैनेजमेंट अपने इंटरनल डिसीजंस ले पाए कि फ्यूचरिस्टिक, फ्यूचर में जाके हम लोग को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपकी कॉस्ट किसी भी रीजन से बढ़ सकती है, आपकी कॉस्ट किसी भी रीजन से घट सकती है। एब्सोल्यूट फिगर में बताना बहुत ईजी है, बट वो परसेंटेज चेंज में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, एंड उसके पीछे के क्या कारण है, वही जानना एक्चुअली मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है। फाइनली मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाना चाहता हूं। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो आईपीओ में इंटरेस्टेड होंगे, या जो आईपीओ में पैसे लगाते होंगे, या जो शेयर मार्केट को एटलीस्ट फॉलो करते होंगे। तो आप मेरी स्क्रीन को एक बार देखिएगा, मैं अपनी स्क्रीन को चेंज कर रहा हूं। एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। देखिए मैंने अपनी स्क्रीन को चेंज की है, राइट। तो अभी आपको कुछ दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पे, मैंने गूगल क्रोम में अर्बन कंपनी का कुछ खोल के रखा हुआ है, एंड एज ऑन डेट जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अर्बन कंपनी के आईपीओ की बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये मैंने कहां से निकाला। कहीं बोलोगे भैया आप कहां से निकाल दे रहे हो, तो आप अगर गूगल में टाइप करोगे अर्बन कंपनी DRHP, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, तो फर्स्ट लिंक आता है सेबी का। सेबी मतलब रेगुलेटरी बॉडी होती है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो उसमें आपको ये पीडीएफ मिलेगा 564 पेजेस का। यहाँ पे जूम करना पॉसिबल नहीं हो रहा था, दिक्कत आ रही थी, इसलिए मैंने इसको पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। अब आपको एक चीज दिखाता हूँ। आप आ जाइए पेज नंबर 73 में, ठीक है, सॉरी पेज नंबर 95 आई गेस, इस टाइम पे आइए। हाँ ये देखिए, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है। देखिए, समरी ऑफ रीस्टेटेड कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एसओपीएल है इन शॉर्ट वर्ड्स, ठीक है। आप एक बार राइट वाले पोर्शन को इग्नोर कीजिए, आप देखिए यहाँ पे फॉर द पीरियड एंडेड 31 दिसंबर, फॉर द पीरियड एंडेड 31 दिसंबर, खाली इतना सा पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। अब आप एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए, मैं इस पे स्क्रिबल कर सकता हूँ आई गेस। हाँ, क्योंकि मैं एक कलर ले लेता हूँ ताकि आपको समझ आए। हाँ राइट, देखिए खाली इस पार्ट पे फोकस कीजिएगा, ठीक है, खाली इस पार्ट पे फोकस कीजिएगा। आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को देखेंगे, बढ़ रहा है, खुश। टोटल इनकम बढ़ रही है, खुश। टोटल एक्सपेंस भी ठीक है, बढ़ गए, कोई बात नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस, पिछले साल लॉस में थी कंपनी 577 रुपीज की, इस साल कंपनी प्रॉफिट में आ गई है 271 रुपीज की, बहुत ज्यादा खुश। अब आप एक बार आगे बढ़ के देखिए, पिछले साल या उससे पहले कोई भी साल में डेफर्ड टैक्स बोल के कोई लाइन आइटम था क्या, पिछले साल डेफर्ड टैक्स बोल के कोई लाइन आइटम था। इस साल अचानक से डेफर्ड टैक्स आ गया है 2154 करोड़ रुपीस का, इतना बड़ा फिगर अचानक से डेफर्ड टैक्स का क्रिएट हो चुका है।
जिसकी वजह से आप मेरा प्रॉफिट को देखिए, जो पिछले साल 577 लॉस में था, वो आज अचानक से बढ़ के 2425 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट हो गया। डेफर्ड टैक्स, अगर आपको याद होगा, मैंने आपको शेड्यूल 3 के वीडियो में बताया था, अगर आपकी अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम के बीच में डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट 1961 या इनकम टैक्स कोड 2025 के प्रोविजंस अलग तरीके से एक्सपेंसेस अलाउ करते हैं। हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो अलग तरीके से अलाउ करते हैं। तो उसके बीच में अगर कोई टेम्पररी डिफरेंस क्रिएट होता है तो उसको हम लोग डेफर्ड टैक्स इनकम या डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बोलकर दिखाते हैं। इन्होंने डेफर्ड टैक्स इनकम अचानक से क्रिएट कर दी इतनी सारी, राइट। देखिए, जिसकी वजह से आपका कितना ज्यादा इंपैक्ट आ रहा है, आपकी टोटल इनकम भी कितनी ज्यादा चेंज हो जाती है। लॉस से, बहुत ज्यादा लॉस से भयंकर बहुत बड़ा प्रॉफिट। अब मेरे को बताइए, अगर आपके पास कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स है तो जाके आपको पता चला कि इस कंपनी में तो टर्न अराउंड हो गया, एकदम बाउंस बैक कर गया ये कंपनी, आप बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। बट अगर आप थोड़े से भी विजिलेंट है तो आपको पता होना चाहिए, और अगर आपको शेड्यूल 3 की नॉलेज है तो आपको समझ आएगा कि भैया ये उतनी ज्यादा खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि इस कंपनी की जो ग्रोथ हुई है ना, वो इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में से तो ज्यादा नहीं हुई है, इसकी ग्रोथ डेफर्ड टैक्स की वजह से हुई है। क्योंकि आप खुद देखिए, मैं इसको इरेज करता हूं, आप एक बार खुद देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। 9302 के इनकम और 9031 रुपीज की एक्सपेंस, मतलब 200 करोड़ रुपए का ही तो प्रॉफिट आ रहा है, 200 करोड़ रुपए का ही ना नॉर्मल प्रॉफिट आ रहा है। बट आप देखिए, आपका डेफर्ड टैक्स एक 2154 के आइटम की वजह से इतना ज्यादा हम लोगों ने इंपैक्ट नोटिस किया। क्या ये अनलॉफुल है? एब्सोल्युटली नॉट। गलत मत समझिएगा, ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है या मैं कोई मार्केट एडवाइस या कमेंट्री नहीं कर रहा हूं। दिस इज एब्सोल्युटली लीगल। बट बट जो आपका शेयर होल्डर है, स्टेक होल्डर है, क्या ये उसको मिसस्टेटिंग नहीं लगेगा? क्या ये आपको डिसीव नहीं करेगा? क्या आपको ऐसा नहीं लगेगा कंपनी का बाउंस बैक हो गया बट कंपनी का बाउंस बैक हुआ नहीं है? फिर अब मैं थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टेड था तो मैंने इसको और पढ़ने की कोशिश की, तो मैं पेज नंबर 73 पे आया, तो मुझे इसकी थोड़ी रीजनिंग समझ में आई। इन्होंने लिखा हुआ है, वी आर रिकॉर्डेड डेफर्ड टैक्स एसेट्स विच आर डिपेंडेंट अपॉन फ्यूचर टैक्स प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब अगर मैं इसको सिंपल भाषा में बोलूं, इस कंपनी ने ये बोला कि हम डेफर्ड टैक्स इनकम इतनी बड़ी इसीलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि फ्यूचर में हमें इतनी ज्यादा इनकम होगी, उससे इतने ज्यादा टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे, तो उसको हमने आज ही रिकॉर्ड कर लिया। भैया प्रूडेंस कहां गई? भैया प्रूडेंस कहां गई? कंजर्वेटिज्म कहां गया? हम लोग तो फ्यूचर के लॉसेस को रिकॉर्ड करते हैं, फ्यूचर के इनकम को तो रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं। ऑल गॉन फॉर अ टॉस। डेफर्ड टैक्स इनकम अलाउड है, लास्ट में ऑडिटर के साइन है, अगर ऑडिटर कन्विंस्ड है तो इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहां पे हो चुका है, साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, फ्यूचर टैक्स प्रॉफिटेबिलिटी। भैया फ्यूचर में तो लो मैं अंबानी बन जाता हूँ, आज ही मैं इनकम बुक कर लूं क्या अपने अकाउंट्स में? कोई सेंस ही नहीं है बातों की। बट ठीक है, और सबसे इंटरेस्टिंग तो ये, ऐसा भी नहीं कि पिछले सालों में कुछ इन्होंने रिकॉर्ड किया था, एक ही बार सीधा 2157 करोड़ रुपीस का डेफर्ड टैक्स एसेट इन्होंने रिकॉर्ड किया। देख लीजिए, यहाँ पे हाईलाइटेड भी है वही चीज, बस एक बार दिखाई देता हूँ। डेफर्ड टैक्स एसेट्स आर आइटम्स दैट रिप्रेजेंट अ डिडक्शन ड्यू टू टेम्पररी डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू एंड देयर टैक्स वैल्यू, जैसा मैंने आप लोग को बताया था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज रीजनेबली सर्टेन दैट वी विल जनरेट सफिशिएंट टैक्सेबल प्रॉफिट्स इन द फ्यूचर टू रियलाइज द टैक्स सेविंग्स इन द डेफर्ड टैक्स रिप्रेजेंट। इसका मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि हमें फ्यूचर में इतनी ज्यादा टैक्स सेविंग होगी क्योंकि हम इतने ज्यादा कमाई कर लेंगे कि ये डेफर्ड टैक्स इनकम हमारे लिए बेनिफिट हो जाएगी। तो मैं इसे आज ही रिकॉर्ड कर लेता हूँ, आज ही, जब आईपीओ आने वाला है उसी साल में। पता नहीं, थोड़ा तो फिशी लगता है मेरे को ये सब चीजें, बट एज लॉन्ग एज इट इज लीगल, नोबडी कैन से एनीथिंग एंड नोबडी शुड केयर। आ जाते हैं वापस हमारे सिलेबस के ऊपर में, हमने क्या क्या डिस्कस किया एक बार फिर से बता देता हूं आप लोग को, जस्ट अ सेकेंड। यस, हाँ, तो हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया वापस मैं आपको बता देता हूँ। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड ऑफ स्टडी है, इनफैक्ट आगे जाके अगर आप पढ़ेंगे तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग ही ज्यादा पढ़ेंगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, उसके 4 पार्ट्स होते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट मेरे को बताता है एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज, लाइन बाय लाइन हम लोग आइटम वाइज आइटम कैलकुलेट करते हैं। कॉमन साइज स्टेटमेंट में हम लोग एक आइटम को बेस ले लेते हैं, मोस्टली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होता है, बट अगर बैलेंस शीट है तो उसे हम लोग बैलेंस शीट टोटल के रूप में मानते हैं, एंड एज अ परसेंटेज हम लोग डिस्क्लोज करते हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट से मुझे ये पता चलता है लाइन आइटम बाय लाइन आइटम कितना इंक्रीज एंड डिक्रीज हुआ है। क्यों हम लोग कैलकुलेट करते हैं? हम लोग ये देखते हैं कि कितना रेलेवेंट चेंज है, कितना मटेरियल चेंज है, कितना इंपॉर्टेंट चेंज है, या फिर अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक एक के अंदर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सेल्स 40% से बढ़ रही है, कॉस्ट 50% से बढ़ रही है, फिर भी प्रॉफिट बढ़ रहा है, इसका मतलब आप सोचिए कॉस्ट आपकी इतनी ज्यादा बढ़ गई है तो क्यों बढ़ी है, क्या रीजन हो सकता है, वो हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सीखते हैं। उससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होता है? अगर मैनेजमेंट को ये देखना
लिखना होता है अपने डिसीजन मेकिंग के लिए कि एक लाइन आइटम मेरे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का कितना परसेंट है, ताकि आप डिसीजन मेकिंग ले पाए। सपोज आपका रॉ मटेरियल 10% होना चाहिए बट आपका 15% है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का, तो फिर मैनेजमेंट उस हिसाब से उसके ऊपर डिसीजन लेती है। तो दोनों के पर्पसेस अलग है, इसीलिए कॉमन साइज और कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स हम लोग बनाते हैं। हमने कुछ कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए, एंड जो मेजॉरिटी टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं मिसिंग वैल्यूज के, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के, वो हमने डिस्कस करेंगे। सो विद दैट आई एंड द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज इसे अपने पीयर्स, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो फटाफट इस चैप्टर को कवर करे एंड इसके ऊपर कभी मार्क्स ना लूज करे। थैंक यू सो मच।